Hello everyone, this is Richa Gupta, and today we are going to have a very interesting discussion with Mr. Baidyanath from Kalyani Feeds. कल्याणी फीड जो है वो 25 years से है इंडस्ट्री में और मिस्टर बैद्यनाथ 25 सालों से ही कल्याणी फीड्स में काम कर रहे हैं 60 टन पर मंथ से शुरू करके 1000 टन पर मंथ पे पहुंचे हैं दैट्स अ कमेंडेबल जर्नी और हम आज के पॉडकास्ट में बहुत दिल खोल के एक डिस्कशन करेंगे जिसमें हम जो भी हमारे करंट चैलेंजेस है फीड प्राइसेस को लेके फीड प्राइसेस बढ़ रहे हैं क्वालिटी जो है डिटेरियोरेट हो रही है और इन सब का जो कारण है वो यही है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर्स है मार्केट अनसर्टेनिटीज है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की कमी है उसको लेके चलते हुए हम कैसे सस्टेनेबली इस सेक्टर को ग्रो कर सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल तो है प्रोडक्शन जो है वो हम बात करेंगे कि कितना भी प्रोडक्शन है और कितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाले टाइम में और उस प्रोडक्शन की पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हमें कैसे पूरे इंडस्ट्री को साथ में रह के अलाइन होके अकाउंटेबिलिटी के साथ कैसे इस सेक्टर को हम सस्टेनेबली ग्रो कर सकते हैं विद द राइट माइंडसेट क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन सिर्फ क्वालिटी को अपग्रेड करने का नहीं है क्वेश्चन ये भी है कि प्राइसेस को हम कैसे नीचे लेके आए सो दैट फार्मर के मार्जिन्स बेटर हो जाए क्योंकि अगर फार्मर ग्रो नहीं करेगा तो सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो अफोर्डेबिलिटी सर्वाइवेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे एक क्वेश्चन तो मैं इस पॉइंट पे मैं अपने गेस्ट को मिस्टर कल्याणी मिस्टर बैद्यनाथ जी को इनवाइट करना चाहती हूँ सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अग्रीइंग टू टॉक विद अस ऑन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका जो मेन स्पीशीज है वो है आईएमसी और कैटफिश एंड तिलापिया राइट तो अभी जो अगर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपकी जो जर्नी रही है 60 टन से 1000 टन पे पहुंचने की इस दौरान मार्केट कैसे चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस मार्केट डायनामिक्स और अफोर्डेबिलिटी को लेके थोड़ा इस बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं नमस्ते एक्चुअली मैं बैद्यनाथ पाल जो कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में लास्ट 25 इयर्स में एज ए प्रोडक्शन मैनेजर एंड कमर्शियली टेक्निकली मैं जो कंपनी का जो ऑपरेशन है मैं देखता हूँ तो लास्ट 25 इयर्स में से मैंने जो देखा है जब हम लोग प्लांट चालू किए थे इन द ईयर ऑफ 2003 the first productions have been come or in region. Basically, our industry is located in Gangarampur, the remote area of West Bengal. Remote area of West Bengal. वहाँ पर अपने पास कुछ भी नहीं था साधन जो हम लोग क्या था हम लोग का रिसोर्सेस था और रिसोर्सेस का राइस मिल अपने पास ज़्यादा था तो राइस मिल हम लोग को देखने के बाद लगा तो राइस मिल से हम लोग जो देखा राइस मिल हम लोग राइस ब्रांड कलेक्ट करते हैं राइस मिल से और राइस ब्रांड हम लोग आंध्र प्रदेश में सप्लाई करते थे तो आंध्र प्रदेश से फिर हम लोग ऑयल वहाँ से लेके आके यहाँ से सेल करते थे ट्रेडिंग फार्म बिजनेस था उस टाइम हम लोग तो हम लोग देखा जब राइस ब्रांड हम लोग वहाँ पर सेल करते हैं तो राइस ब्रांड से तेल लेके आने के बाद देखा जो राइस ब्रांड से तेल निकलने के बाद जो रह जाता है डी ऑयल राइस ब्रांड वो डी ऑयल राइस ब्रांड से मछली पालन करते हैं आंध्र प्रदेश वाले मछली पालन करने के बाद जो अपना यहाँ पर कोई ये कमर्शियल फार्मिंग नहीं था उस टाइम इन द ईयर 2000-2005 में कुछ भी कमर्शियल तब मछली पालन अपना यहाँ पर था एक शौक किसी के बाद किसी तालाब में रुक गया खाना दिया ना दिया हम लोग किसी शौक के तरफ से घर में गया तो मछली पालन करके ऐसा ये कोई जीविका नहीं था कोई पैसा नहीं था उसमें एक शौक था तो हम लोग जब देखा जो हम लोग जो यहाँ से राइस ब्रांड सप्लाई करते हैं और आंध्र प्रदेश से मछली अपना यहाँ पर आता है हालांकि आंध्र प्रदेश से मछली कंजम्पशन नहीं होता है वो प्रोडक्शन करते हैं लेकिन एंड यूजर हम ही लोग हैं बंगाल बिहार असम यही लोग
कंज्यूम करते हैं मछली। तो उस सिचुएशन में हम लोग लगा जो अगर हम लोग ये इंडस्ट्री बैठा लिया जाए तो इंडस्ट्री बैठाने के बाद क्या होगा, जो मछली पालन का हम लोग सेल्फ सपोर्टेड कर सकते हैं। इस लाइन ऑफ एक्टिविटी में काम करने के लिए हम लोग 2003 में गंगारामपुर में एक सॉल्वेंट प्लांट बैठे। उस टाइम का सॉल्वेंट प्लांट का कैपेसिटी था 60 मेट्रिक टन पर डे का। तो धीरे धीरे जो फार्मर को यावर किया, जो आप मछली पालन कीजिए, मछली पालन करने के लिए आपका भी इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा, अपना एरिया में जो बाहर से मछली आ रहा है उसका कॉस्ट भी हाई हो रहा है, तो अपना यहाँ पर अगर मछली पालन हो जाएगा ठीक से, तो हम लोग लो कॉस्ट में अफोर्डेबल भी कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हैं हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो फार्मर तो उस पर भी जानकारी नहीं था उस टाइम, तो धीरे धीरे फार्मर को बोला जो आप मेरे से मटेरियल लेके जाओ, मटेरियल लेके जाने के बाद प्रोडक्शन करो, अगर कुछ होता है तो हम लोग देखेंगे। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते आज 60 टन से हम लोग अपने पास 3 इंडस्ट्री, तब 60 टन से गंगारामपुर में एक प्लांट था, अभी ये प्लांट 300 मेट्रिक टन का कन्वर्ट हो चुका है। फिर 300 से रायगंज में एक है अपना 350 टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी का है और एक असम में है। तो ये तीनों फैक्ट्री का जो भी प्रोडक्शन अगर समराइज किया जाए तो 900 to 1000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन अपने पास अभी प्रोडक्शन हो रहा है। जो जब अपने 2003 में कोई भी फार्मर इंटरेस्टेड नहीं था फिश फार्मिंग में, ये कोई इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए कुछ हो सकता है ऐसा कुछ जानकारी नहीं था। आज हम लोग जो इनिशियल हम जहाँ पर बैठे हैं अभी गंगारामपुर में बैठे हैं, गंगारामपुर का इस फैक्ट्री का आज 1 किलो DRB भी बाहर नहीं जाता। यहाँ पर ये जो एरिया है दक्षिण दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, ये एरिया अपना एक क्लस्टर हो गया मछली पालन में। अपना जितना भी फैक्ट्री का जितना भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पूरा का पूरा फार्मर डे टू डे कलेक्ट आता है फैक्ट्री में, कलेक्ट करता है, फिश फार्मिंग करता है और वो लोग बहुत खुश है और इससे इकोनॉमिकली बहुत ही डेवलप्ड हुआ है। और ये अपॉर्चुनिटी मैंने देखा है, जो अगर हमने गंगारामपुर का ये हिसाब से अपना बंगाल का सारे ऑल्टरनेटिव जितना भी बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं और हम लोग को रिजल्ट भी मिल रहा है। फार्मर भी अवार्ड हो रहा है, फार्मर से भी हम लोग को गुड फीडबैक मिल रहा है। लेकिन अभी चीज़ है जो हम लोग को नॉर्थ ईस्ट में भी जो अपना जो फैक्ट्री बैठाया गया है वहाँ से इतना फार्मर से अपने पास इतना फीडबैक नहीं मिल रहा, फार्मर इतना अवार्ड नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो नॉर्थ ईस्ट का जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है असम प्लांट का, वो हम लोग को कॉर्पोरेट सेक्टर में बेचना पड़ा है। मैं नहीं चाहता हूँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर को मैं अपना प्रोडक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए फिर वहाँ से प्रोसेस करके फिर फार्मर पे जाए, क्योंकि जितना भी मीडिएटर बढ़ेगा प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ेगा, फार्मर के पास जाके वो हाई कॉस्ट हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ जो जैसे यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चालू करके धीरे धीरे हो गया है, तो आसाम में भी अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू से, तो आसाम में भी ऐसा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आसाम में भी अपॉर्चुनिटी है और क्वालिटी प्रोडक्ट का भी थोड़ा क्राइसिस है आसाम में। क्वालिटी प्रोडक्ट अवेयरनेस आ जाएगा तो अपने को हो सकता है अपना फ्यूचर के लिए आसाम भी डेवलप कर सकते हैं इस बात। तो अभी आंध्र प्रदेश में बहुत स्ट्राइक्स हो रही है, फार्मर स्ट्राइक्स हो रही है, ये लोग बोल रहे हैं कि अभी और प्राइस हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि मार्जिन ही नहीं निकलेगा। तो मुझे जानना है कि आप पर क्या उसका असर पड़ा है, आप लोग को उसका चैलेंजेस क्या आपको फेस करने को मिल रहा है? देखिए, आंध्र प्रदेश का प्रोड्यूसिंग स्टेट था, आंध्र प्रदेश प्रोड्यूसिंग स्टेट था, बंगाल बिहार असम कंज्यूमिंग स्टेट था। तो मछली जो पालन करते, मछली जो प्रोड्यूस होता था आंध्र प्रदेश से, लेकिन वहाँ पर कंज्यूमशन होता नहीं था। IMC के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरा का पूरा मछली अपने स्टेट में आता था। तो हम लोग जब डेवलप करना चालू हुआ तो आंध्र प्रदेश का ऑटोमेटिकली उसका जो अपना जो इम्पोर्ट है उसका जो एक्सपोर्ट होता था वो ऑटोमेटिकली डिटोरेट होगा ही होगा। ये अपने को अगर हम लोग के पास मछली नहीं था तब हमने इम्पोर्ट करते थे, आज अपना खुद का साधन हो गया, सेल्फ सपोर्टेड हो गया, तो आंध्र प्रदेश से आएगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। धीरे धीरे फिर भी थोड़ा बहुत अगर इम्पोर्ट हो रहा है तो कमिंग 2 to 3 ईयर्स से वो भी कंप्लीट बंद हो जाएगा। तो वो लोग अगर, क्योंकि उनका जो डाइवर्सिफिकेशन उसको करना पड़ेगा, लेकिन इसका डिमांड के ऊपर, क्योंकि ये जो एरिया का है इस एरिया का डिमांड के ऊपर अगर वो सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है वो सर्वाइव करने के लिए,
क्योंकि हम लोग सेल्फ सपोर्टेड हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट अभी अपना खुद का प्रोडक्शन खुद बना रहा है। हम्म। तो आपके जो ये रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स फीड इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं? एक्चुअली सर एक फिश फार्मिंग एक्चुअली फिश फार्मिंग बताइए सर, बोलिए। एक्चुअली फिश फार्मिंग जो होता है दो टाइप का होता है, एक कमर्शियल फिश फार्मिंग, एक ट्रेडिशनल वे में फिश फार्मिंग। धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल वे में फिश फार्मिंग का क्या है, वो लोग जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं राइस ब्रान और भी वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब करके फिश फार्मिंग होता था। धीरे धीरे हम लोग कमर्शियल फार्मिंग जाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब प्रोटीन फीड, फॉर्मुलेटेड प्रोटीन फीड, उसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट की जरूरत रहता है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल से देखा जाए तो उस एक से दो तीन टाइप का ही है, जैसे मस्टर्ड केक और डीआर। सर लेकिन कमर्शियल फीड की बात करेंगे, हम फॉर्मुलेटेड फीड की बात करेंगे, मॉडर्न फीड की बात करेंगे। फॉर्मुलेटेड फीड में समझ लीजिए जैसे इंग्रेडिएंट्स का मेजर जो 4 से 5 इंग्रेडिएंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक हो गया डी ऑयल राइस ब्रान, जो अपना खुद का प्रोडक्शन है, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड हो गया भुट्टा मेज। थर्ड हो गया ग्राउंडनट के डीओसी और सोया डीओसी, और इसके साथ मस्टर्ड डीओसी भी ऐड होता है, और फिश मील भी ऐड होता है। फिश मील अपना, क्योंकि अपना जो एरिया है, इस एरिया में फिश मील का इतना अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि फिश मील अपने को आना पड़ता है जो बाहर का स्टेट से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन अपना जो एरिया है, जो हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, जो वेज प्रोटीन के ऊपर हम लोग डिपेंडेंसी ज़्यादा रहता है, क्योंकि अपना इन हाउस जैसे मेज अपने यहाँ पर ज़्यादा क्रॉप होता है। पूरा भारत में जितना भी क्रॉप होता है उससे आधा अपना यहाँ पे क्रॉप होता है। जैसे राइस ब्रान हम लोग यहाँ पे बंगाल, बिहार, आसाम में ज़्यादातर राइस ब्रान हम लोग को मिलता है। और रह गया जो बाकी जो मस्टर्ड के और सोयाबीन, वो हम लोगों को गुजरात और मध्य प्रदेश से और राजस्थान से आता है। सबसे ज्यादा जो आपको इम्पैक्ट हुआ है कॉस्ट का, फीड प्राइसेस कितना बढ़ा है, मुझे इतना बताइए, कितना बढ़ा है आपका फीड प्राइस पिछले 2-4 महीने? 20 to 30% फीड प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है। और कौन से मेजर फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इस फीड प्राइस को इंक्रीज करने के? देखिए, मेजर फैक्टर बहुत सारा चीजों पर डिपेंड करता है, कोई भी एक चीज को गाइड नहीं करता। जैसे क्रॉप का आना सबसे बड़ी तो है, जब क्रॉप, अगर किसी साल जब क्रॉप अगर अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो कॉस्टिंग कम हो जाएगा। अगर क्रॉप खराब हो जाता है तो फिर उसका, जैसे इस साल अपने पास भुट्टा का, मेज का क्रॉप बहुत खराब प्रोडक्शन हुआ, 20 से 30% अपने को, क्योंकि मौसम का जो बारिश हो, वो जो साइक्लोन हो, इसके चलते बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा फार्मर को। तो ये एक स्कैर्सिटी आ गया रॉ मटेरियल। फिर अपने पास अगर लास्ट 2-3 साल महीने से देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल में जो वार है, सिचुएशन है, इसका भी इम्पैक्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल अपने को मिल रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट अपने को बढ़ रहा है। अगर ऐसी कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका सीधा असर अपना रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर आएगा। इसमें भी अपना 10 to 15% कॉस्ट हाई हो चुका है। स्कैर्सिटी का, रॉ मटेरियल स्कैर्सिटी का भी एक कॉस्ट हाई चुका है। तो अगर रॉ मटेरियल अगर हम लोग अवेलेबिलिटी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता तो ऑटोमेटिकली कॉस्टेबल। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी देर के लिए ही होगा, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होना नहीं चाहिए। 2-3 महीने हो सकता है, अभी थोड़ा नॉर्मलाइज होना चालू हो गया है। जैसे सोयाबीन का प्राइस अपना 70-74 तक चला गया था, उसमें से अभी थोड़ा डाउन होकर 60-65 और नीचे आ रहा है। जैसे डीओबी का प्राइस 24-25 तक अपने को चला गया था, अभी उसका सर 19 रुपया 18 रुपया अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये टाइम बात है, लेकिन ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है ज्यादा। सर एक क्वेश्चन मेरा है आपसे कि जब फीड प्राइसेस बढ़ता है तो क्या वो कभी कम भी होता है? जब रॉ मटेरियल शॉर्टेज नहीं रहता तो वो प्राइस कम होता है?
एक्चुअली जो सिचुएशन है, हम लोग जो एरिया में बैठे हैं, इस टाइम का रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होता है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में। तो इस टाइम का जो प्राइस मेजर जो कंपनी है, जब भी जो मटेरियल अपने को कम दाम में क्रॉप जब आता है, हम लोग स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद लेकिन 20 से 25% तो स्टॉक हो जाता है, लेकिन बाकी जो मटेरियल है वो हम लोग को मार्केट प्राइस से लेना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं जो फार्मर के ऊपर इसका असर ना पड़े, इसलिए हम लोग एक प्राइस स्टेबल प्राइस में मेंटेन करना चाहते हैं। तो अगर समझ लीजिए जो 30% प्रोटीन का जो मटेरियल बनेगा तो 50 रुपीज में थ्रू आउट द ईयर फार्मर को पास जाना चाहिए। हम लोग इसी दिशा से लास्ट 4 to 5 ईयर से हम लोग ऐसा ही काम करते थे, लेकिन 2-3 महीने से जो देख रहा हूँ, जो उसमें से प्राइस अप डाउन होने के लिए हम लोग को थोड़ा प्राइस बढ़ाना ही पड़ रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है जो प्राइस कमेगा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। जैसे अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा तो प्राइस भी ऑटोमेटिकली कम होना चालू हो जाएगा, क्योंकि कोई तो जितना भी मार्जिन होता है कंपनी खुद के पास रखता नहीं है, वो समूचा पास ऑन करते हैं फार्मर के पास से। तो फार्मर को अगर हम देखें कितना उसको बच रहा है, मतलब प्रॉफिट कर रहा है वो कि नहीं कर रहा है? अभी देखिए, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे फार्मर के पास क्वालिटी प्रोडक्ट जाएगा तो फिर वो हमेशा फायदे में रहेगा। लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट अगर उसको डिटोरेट इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल प्रोडक्शन करना चालू कर देंगे प्राइस के चलते, तो उसके पास वो मार्जिन धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। सडन प्राइस में वो डायरेक्ट इम्पैक्ट देख सकते हैं, मेरा कॉस्टिंग कम है, मेरा प्राइसिंग कम है, परचेसिंग कॉस्ट कम है। लेकिन परचेसिंग कॉस्ट में कंट्रोल कहाँ करेंगे? पहले क्वालिटी को देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्वालिटी मैटर्स, प्राइस डजंट मैटर। क्वालिटी सब कुछ करता है। अगर क्वालिटी में फोकस करेगा तो उसका ऑब्वियसली वो सस्टेन करेगा, लेकिन वो प्राइस के चलते क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर देंगे तो मेरा जो जानकारी है, मेरा जो हिसाब से इसमें मुश्किल है सर। लेकिन ये भी तो है ना सर्वाइव करना कि मुश्किल है। अच्छा, तो जब आप बोल रहे हो क्वालिटी प्रोडक्ट, वो कैसे पता लगाए कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है? क्योंकि इतने सारे फीड मिल्स ओपन हो गए हैं और कुछ ट्रेडर भी बन के बैठ गए हैं, क्योंकि प्रोडक्शन पोटेंशियल तो है ही मार्केट में, तो सब अपना आ रहे हैं बिजनेस करने। तो फार्मर को कैसे पता चलेगा कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है? अगर हम थोड़ी अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अलाइनमेंट की बात करें तो आप क्या कहेंगे, कहाँ पे गड़बड़ है? देखिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सबके लिए। तो आज का डेट में क्वालिटी प्रोडक्ट फार्मर के पास तो जानकारी नहीं है, जो वो उसके पास ना साधन है ना लैब इक्विपमेंट है जो टेस्ट करने के लिए। तो ये जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर को लेना पड़ेगा। देखिए, मेरा कहकर मैं क्वालिटी प्रोडक्ट से इंफीरियर क्वालिटी क्यों नहीं? क्योंकि मार्केट का जो स्कोप है, मार्केट जो डिमांड है, समझ लीजिए मार्केट का 1000 मेट्रिक टन का डिमांड है। अपना 10 फैक्ट्री है, 10 फैक्ट्री का शॉर्ट ऑन करके कर से 1000 मेट्रिक टन अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा जो मैं अपना क्वालिटी को क्यों डिटोरेट करूंगा? क्योंकि मार्केट का तो स्कोप है। यह लोग, क्योंकि हम लोग नहीं करते, लेकिन दूसरा कोई, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल क्वालिटी डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल मिलता है। क्वालिटी बोले तो प्रोटीन कंटेंट के लिए बात करें तो उसका सबका प्रोटीन कंटेंट सेम बोला है, क्योंकि प्रोडक्शन पैकेजिंग जब मटेरियल सप्लाई होगा तो अब उसको एक लिखा रहता है जो प्रोटीन कंटेंट, फाइबर कंटेंट, फैट कंटेंट कितना है। लेकिन डाइजेस्टिव प्रोटीन और डाइजेस्टिव फैट ये भी देखना जरूरी है। अगर प्रोटीन दिया जाए, 30% प्रोटीन दे रहा हूं, लेकिन वो 30% प्रोटीन में डाइजेस्टिव कितना है, नॉन डाइजेस्टिव कितना है, ये मतलब मैटर करता है। ये फार्मर के पास ये साधन नहीं है, वो चेक कर सकता है। लेकिन वो देखेगा, उसके बाद समझ में आएगा। समझ में क्या आएगा? हार्वेस्टिंग के टाइम इतना खर्चा करने के बाद मेरा को इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो लेकिन अल्टीमेटली तब तक फार्मर का नुकसान हो चुका होगा। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर इस दिशा में काम करें जो, लेकिन मार्केट का तो स्कोप है, मार्केट में तो इतना डिमांड है ही, तो हम लोग अगर प्रोडक्शन करेंगे तो वो मार्केट का, क्योंकि मैं तो जितना ट्रेडिशनल एंड कमर्शियल करके जितना भी प्रोडक्शन किया जाए वो भी कम है, वो भी कम पड़ेगा। अगर समूचा ट्रेडिशनल फार्मिंग जो लो कॉस्ट में फार्मिंग करते हैं उसके पास अगर
गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आ जाएगा, वो लोग भी ट्रेडिशनल से थोड़ा बहुत अभी कमर्शियल में जाना चालू हो जाएगा, तो जितना भी हम लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं वो भी कम पड़ेगा। तो मेरा जो मानना है, जो तो हर एक जो मैन्युफैक्चरर एक क्वालिटी, बोलिए, बोलिए सर। हर एक स्टैंडर्ड को डिफाइन करके, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को पता है कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या कौन सा प्रोडक्ट फार्मर के लिए बेनिफिशियल है, तो वो प्रोडक्ट अगर किया जाए तो देखिए अपना मेरा जगह 3 प्लांट मिला के अगर ऑपरेशनली प्रोडक्शन देखा जाए तो आज में 700 से 800 टन डीओबी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, फिर भी अपने पास डीओबी स्टॉक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों के पास चला जाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, क्वालिटी फार्मर्स हम लोग को लेके जाते हैं, तो हम लोग को टेंशन नहीं। लेकिन बहुत सारा कंपनी ऐसा भी है उनके पास प्रोडक्शन करके भी स्टॉक पड़ा रहता है। हम्म, मेरे को मटेरियल सेल करने के लिए बाहर कुछ जाने की जरूरत नहीं, फार्मर अपने पास आता है, क्योंकि वो ड्यू टू क्वालिटी का चलता है। मैं भी चाहूंगा जो हर एक कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करे, तो फार्मर क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करने से फार्मर का उसका बेनिफिट सीधा सीधा मिलेगा। तो अभी जो आप जैसी जो कंपनीज है, जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है, उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा है, आपकी फैक्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो सपोर्ट कर रहा है उस प्लांट को, तो इसलिए आप लोग सोच सकते हो कि कैसे आप क्वालिटी प्रोडक्ट दो एट द मिनिमम कॉस्ट, है ना। लेकिन आप लोगों के क्या चैलेंजेस है व्हेन यू सी अदर फीड मिल्स कमिंग अप, जिनका 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 एक प्रोडक्शन फैक्ट्री हो, जिनका एक प्रोडक्शन फैक्ट्री हो, मतलब आपको उन लोगों से क्या चैलेंजेस मिलता है, कहाँ पे फार्मर को कंफ्यूजन रहता है कि मुझे इससे लेना है कि मुझे इससे लेना है, क्योंकि सब लोग पैकेट में तो लिखते हैं ना कि इतना एफसीआर है, तो कहाँ पे आप लोगों को चैलेंजेस फेस होता है उस सिचुएशन में जहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे कंपेरेटिव प्लेयर्स आ गए हैं। देखिए सबका, अगर फॉर्मुलेटेड फीड में बात करें तो जितना भी कंपनी है सब रिनाउंड कंपनी है, कोई कम नहीं है। लेकिन कॉस्टिंग जितना भी प्रोडक्शन करने के बाद जो कॉस्टिंग भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट अपने को कम होना चाहिए। हो सकता है वो लोग प्रोडक्शन करने के बाद उनके पास जो प्राइसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे इतना मटेरियल कॉस्ट हाई हो जा रहा है, तो इसके लिए सिर्फ अपने को फॉर्मुलेटेड फीड से लेके अगर फिश फार्मिंग किया जाए तो फार्मर के पास कॉस्टिंग हाई होगा ही होगा। तो उसके साथ मैं चाहूंगा जो अगर फार्मर जो फॉर्मुलेटेड फूडिंग फिश के साथ गुड क्वालिटी डीआरबी का मैंने कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्शन किया जाए तो उनका कॉस्टिंग कम हो जाएगा और फायदेमंद भी रहेगा। जैसे डीआरबी में इंग्रेडिएंट्स, डीआरबी में ऐसा कुछ है जो प्रोटीन, एक बैलेंस प्रोटीन एंड फाइबर का सम्मिश्रण है, और फॉर्मुलेटेड फीड में जैसे ग्रोथ प्रोमोटर, विटामिन, मिनरल्स ये सब दिया जाता है। लेकिन अगर विटामिन मिनरल्स के साथ समूचा चाहेंगे तो उसका कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा जो भी फार्मिंग कर रहे हैं उसके साथ साइंटिफिक वे में प्रोड्यूस किया प्रोडक्ट और ट्रेडिशनल जो डीओ राइस ब्रान है डीओपी, इसको भी कॉम्बिनेशन में लिया जाएगा तो इसका फायदेमंद रहेगा। आई थिंक ये चीज उस पर भी डिपेंड करती है कि हम कौन सी फिश ग्रो कर रहे हैं, हम कौन सी प्रजाति ग्रो कर रहे हैं। हाई वैल्यू स्पीशीज अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अच्छा क्वालिटी चाहिए होगा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारी हाई वैल्यू स्पीशीज हैं उसमें तो हमें क्वालिटी ही चाहिए, क्वालिटी फीड ही चाहिए। तो ठीक है, तो ये जो प्राइसेस का जो चैलेंज है ना, तो क्या हम क्वालिटी मेंटेन करते हुए इस प्राइस चैलेंजेस को को रखते हुए क्या फार्मर फिर भी प्रॉफिटेबल एक क्रॉप ग्रो कर सकता है? देखिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ता है, फीड कॉस्ट बढ़ता है, फिनिश प्रोडक्ट जो अपना प्रोड्यूसिंग वाला जो फिश का मार्केट का प्राइस लेकिन बढ़ नहीं रहा, लेकिन डे बाय डे फिश का प्राइस कम हो रहा है।
आपको एक्चुअली होना क्या चाहिए, अगर इनपुट मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो आउटपुट का भी बढ़ना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अपना आउटपुट सेम है, उल्टा अपना कम हो रहा है धीरे धीरे, और इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो जा रहा है। क्योंकि इनपुट कॉस्ट नॉट ओनली सिर्फ अपने को फीड कॉस्ट है, फीड कॉस्ट, वाटर मैनेजमेंट कॉस्ट, लीज। सबसे बड़ी बात है जो किसी के पास तो खुद का पॉन्ड नहीं है, सब किसी का हायर करके लीज लेके पॉन्ड चालू कर फार्मिंग कर रहा है। तो ये सबूचा जो कॉस्टिंग है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि आज अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर 5 साल पहले एक फार्मर 1 किलो मछली बेच के उसका 70 से 80 रुपया कमाई करता था, आज वो गैप 50 रुपया में आके खड़ा हो गया। तो डे बाय डे ये गैप कम हो रहा है, लेकिन ये एक थ्रेड है, ये फार्मर के लिए एक थ्रेड है, एक इंडस्ट्री के लिए एक थ्रेड है। अगर इंडस्ट्री को इस चीज से बाहर निकालना पड़ेगा तो क्वालिटी प्रोडक्ट में तो कॉस्ट कन्वर्सन, कॉस्ट में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस उसके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि मार्केट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। तो जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है आउटपुट कॉस्ट में। लेकिन अभी जैसे मैन्युफैक्चरर हो, जो अपना फार्मर हो, उसको कोशिश होना पड़ेगा, जो आपको कैसे सरवाइव करना पड़े, आपको अवार्ड होना पड़ेगा, मैं क्या लूं क्या नहीं लूं, कौन से चीज के लिए मेरा फायदा है। किसी के ऊपर आज मैं कंपनी का मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं बोला मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, कल दूसरा कंपनी बोलेगा दूसरा प्रोडक्ट अच्छा है, कल तीसरा कंपनी तीसरा प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये करने से फार्मर को पास फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक स्पेसिस एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट में जाने के लिए, क्योंकि हर कोई, अगर आपको मैं अगर खाना खाता हूं तो मेरे को वो खाना डाइजेस्टिव होने के लिए मेरे को कुछ दिन के लिए सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो मैं आज ले आऊं, अगर दवाई, मेरा तबीयत खराब है, आज दवाई लेने के लिए मैं 15 दिन 20 दिन का अगर डॉक्टर कोर्स दिया है, वो कोर्स मेरे को कंप्लीट करना चाहिए, तभी मैं सक्सेस होगा, मेरे को सुस्त हो रहूंगा। अदरवाइज अगर 7 दिन का 3 दिन के बाद मैं बोला ना ठीक नहीं हो रहा, मैं दूसरा दवाई में ले चला जाता हूँ, दूसरा डॉक्टर दिखा लेता हूँ, फिर तीसरा डॉक्टर, अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन मैं ठीक से सुस्त नहीं हो पाऊंगा। तो फार्मर को भी अगर उसको कॉस्ट इफेक्टिव में प्रोडक्शन करना है, तो फार्मर को भी किसी एक के ऊपर डिपेंडेंस करके उसको अवेयरनेस प्रोग्राम, अवार्ड होना चाहिए, जो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पास क्या कॉस्टिंग को कम करने के लिए मेरे को क्या करना है, वो फार्मर को वो चीज, वो अवेयरनेस, वो नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नॉलेज फार्मर डेवलप नहीं कर पाएंगे तो ये लाइन में डे बाय डे जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ, ये मुश्किल है सर्वाइव करना। तो जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अवेयरनेस में हमें क्या करना चाहिए, किस किस का क्या क्या रूल होना चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के, हर एक एक्टर का रोल। देखिए मेरा काम है प्रोडक्शन करना, ठीक है, मेरा काम प्रोडक्शन करना है, तो मैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स करके मैं उससे मटेरियल को फार्मर के पास, अगर फार्मर बचेगा तो सब बचेगा, फार्मर बचेगा तो डीलर बचेगा, डीलर बचेगा तो मैन्युफैक्चरर बचेगा, सब कुछ फार्मर का। जो भी करना है कोई भी करे तो वो एंड यूज को सोच के करे, जो फार्मर को बेनिफिशियल के लिए हमको करना है। अगर फार्मर ही नहीं रहेगा तो ये इंडस्ट्री नहीं रहेगा। तो ये तो हो गया माइंडसेट, ये तो माइंडसेट हो गया, मैं ये वाला माइंडसेट हमें लेके चलना पड़ेगा। मैं बात कर रही हूँ कि किसका 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 क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल तो जैसे मेरा रोल है प्रोडक्शन करना, मैं क्वालिटी प्रोडक्शन करके मटेरियल करूंगा, इसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई भी हो। दूसरा बात है जो वाटर मैनेजमेंट के लिए वाटर मैनेजमेंट क्वालिटी, जो प्रोबायोटिक हो, जियोलाइट हो, लाइम हो, ये सब जो वाटर मैनेजमेंट जो मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स है, इसके लिए उन कंपनी को भी वो चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। और सीड के लिए जैसे सबसे बड़ी बात है सीड, मछली का जो सीड है, तो सीड के लिए भी जो हैचरीज है, हैचरीज वाले को भी उस चीज को ध्यान देना पड़ेगा जी। लेकिन कोई करता है नहीं करता है, तो इसके लिए एक गाइडलाइन लेना जरूरी है। ये गाइडलाइन कौन लेके आएगा, ये जो अपने पास सबसे बड़ा जानकारी, क्योंकि हम लोग तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बैठे नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, फिशरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड बनाएगा,
स्टैंडर्ड बनाने के बाद वो स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करेगा एक पॉलिसी के थ्रू। फिशरी नोडल एजेंसीज जो है, फिशरीज डिपार्टमेंट जो है, उनके थ्रू से बताया जाएगा जो अपने को ये गाइडलाइन में काम करना है। अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा तो आज मैं यहाँ पर हूँ, कल वहां पर हूँ, मेरे को कोई पकड़ने वाले, मैं बोलता हूँ मैं क्वालिटी प्रोडक्शन तैयार करूँ, लेकिन मेरे को पकड़ी है, मेरे को पकड़ने के लिए तो आपको कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए, कुछ पॉलिसीज, कुछ अपने को कंपनी जैसे अपना एजेंसीज होना चाहिए जो मेरे को मॉनिटरिंग करने के लिए। ओके, ठीक है। और आपने बोला कि हमारा काम है क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करना। हम कैसे जिम्मेवारी ले कि जो फार्मर है, जब उसको हमारा जो प्रोडक्ट है फार्मर तक जब जा रहा है, वो यूज कर रहा है, उसको कोई परेशानी आती है, जो भी आपने डिक्लेयर किया है, ये मेरा डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, ये इतना मेरा एसटीआर है, अगर उसको कोई दिक्कत आती है तो जो आज का जो करंट सिनेरियो में क्या होता है, वो फीड जो फार्मर है वो जाता है फीड मिल के पास, पूछता है ये दिक्कत है, मुझे सोल्यूशन बताओ। अगर जाता है तो क्या फीड वाला उसको सपोर्ट देता है, आफ्टर सेल सर्विस देता है? देखिए, हम जहाँ पर बैठे, फार्मर मेरे को पूछता है जब मेरे पास रिजल्ट नहीं आया, तो मैं उसका जिम्मेदारी बाकायदा लेता हूँ। अगर क्वालिटी हो सकता है, प्रोडक्शन करता हूँ, कुछ ना कुछ कमियां रह जाता है। जो 300 टन का प्रोडक्शन करता हूँ तो हर रोज में कुछ ना कुछ कमियां रह जाता है, तो फार्मर बोलता है ये क्वालिटी खराब है, इंफीरियर क्वालिटी आ गया, तो मैं उनको अटेंड करता हूँ, वो एंटरटेन करता हूँ। एंटरटेन करने के बाद मेरे को अगर कहाँ देखता हूँ, जो उसको सर्वे करने के बाद जो हाँ क्वालिटी खराब है, तो मैं उसको, लेकिन ऐसा तो फार्मर के पास पॉसिबल नहीं है। जो इंडस्ट्री सब जगह में तो इंडस्ट्री नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे पास जानकारी है, फार्मर आता है, लेकिन सर के पास तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उनके पास क्या होगा, वो डीलर के थ्रू से ही जाना पड़ेगा। एक डीलर जैसे मैन्युफैक्चरर डीलर को देगा, डीलर फिर उसमें से जाएगा, तो डीलर के पास भी वो होना चाहिए, जो कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो डीलर के पास भी होना चाहिए नेटवर्क के लिए। अगर क्वालिटी खराब होता है तो उसको अटेंड करना जरूरी है, और ऐसा नहीं है करता नहीं है, करता है हर एक, क्योंकि सब कंपनी मार्केट में कुछ ना कुछ पर्सन्स रखे हैं क्वालिटी का मॉनिटरिंग करने के लिए। जी, तो आप कह रहे हो कि उस चीज को कम करने के लिए स्टैंडर्ड्स ले आइए। स्टैंडर्ड से क्या होगा कि जो है फीड कंपनी भी अकाउंटेबल हो जाएगी कि अगर मैंने इतना बोला है तो इतना आना चाहिए, और वो सुनवाई भी करेगी, और फार्मर को भी अवेयरनेस हो, तो हमारे जो जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगे स्टैंडर्ड्स आने के बाद से। एग्जैक्टली जो भी है, अगर मैं क्वालिटी प्रोडक्ट, हर कोई कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आएंगे तो फार्मर के पास वो उसका बेनिफिट मिलेगा। इनपुट अगर अच्छा होगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। अगर इनपुट में ही हम गड़बड़ी कर देंगे तो आउटपुट कहाँ से होगा? सर, अभी फिश मील तो एक डिस्कशन बन चुका है हमारी इंडस्ट्री में। जब से ये जो फार्मर क्राइसिस हुआ है, फीड क्राइसिस बढ़ गया है, फार्मर स्ट्राइक्स हो गए हैं, उसके बाद मीटिंग्स होना शुरू हो गई, उसके बाद से तो फिश मील हीरो बन चुका है इंडस्ट्री का। तो मुझे आप बताएंगे कि आपको क्यों लगता है कि फिश मील का प्राइस क्यों बढ़ा है? फिर मैं आपको बताती हूँ कि इंडस्ट्री में क्या बात कर रही है। आप अपना अवेयरनेस बताइए। एक्चुअली फिश मिल के बारे में, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंसी, क्योंकि फिश मिल अफोर्ड नहीं है तो इसमें हम लोग डिपेंडेंट नहीं है फिश मिल के ऊपर, लेकिन फिश मिल अवेलेबल हो जाएगा तो, क्योंकि अगर ओवरऑल इनपुट का जो मटेरियल है, अगर समझ लीजिए 1 लाख मेट्रिक टन का आपको लगता है, तो फिश मिल का उसका तो एफोर्ड नहीं है। अगर फिश मिल अगर 10% भी अगर अवेलेबल हो जाता है तो अपना सोया का जो मटेरियल है, सोया ग्राउंडनट, जो हाई प्रोटीन का जो इंग्रेडिएंट्स है, वो स्विच होकर फिश मिल पे चला जाएगा। तो ओवरऑल तो ये डिमांड सप्लाई, डिमांड तो अपने को अफोर्डेबल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सबका कॉस्ट कम हो जाएगा। फिश मिल अगर अफोर्ड प्राइस में अपने पास अवेलेबल हो जाएगा तो हम लोग उसका, ये अच्छा ही है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अभी हम लोग के पास फिश मिल अवेलेबल नहीं रहता है, बेसिकली बंगाल में तो फिश मिल अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन एक अच्छा है
जो रिसेंटली फिशरी डिपार्टमेंट में एक क्लस्टर मेदिनीपुर में एक फिश मिल क्लस्टर डेवलप किया है। अगर वहाँ से भी प्रोड्यूस होकर मटेरियल अपने पास मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा तो ये एक अच्छा साइन है हम लोगों को, जो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा साइन है। अभी जो IMI के डॉक्टर दाऊद सेठ है ना, वो प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने बहुत दिल खोल के बात किया है। अभी जो वाइजैक की वर्कशॉप हुई थी ना पीयूष गोयल के साथ और सारे स्टेट मिनिस्टर्स थे, तो उनके सामने उन्होंने बोला है कि इतना फिश मील है हमारे देश में कि हम 1 किलो फिश को ग्रो करने के लिए हमारे पास इतना है कि हमारे 1 किलो फिश मील हम अवेलेबल है। मतलब 1 किलो फिश को ग्रो करने के लिए हमारे पास 1 किलो फिश अवेलेबल है, फिश मील अवेलेबल। ठीक है, तो ये अभी तो अच्छी बात है, लेकिन ये क्या मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है? हाँ राइट, तो अभी ये चर्चा चल रही है कि अब उनके जो एसोसिएशन में 70 से 70 to 72 फिश मील प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत छोटे-छोटे ग्रुप्स बन गए हैं फिश मील प्रोड्यूसर्स के, जो लोग फिप में आ गए हैं, लाइक फिशरी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में आ गए, जिनका माल सर्टिफाई हो सकता है ना, क्योंकि हमारा जो श्रिम्प है उसको तो फिश मील चाहिए, श्रिम्प को तो फिश मील चाहिए और हमारा श्रिम्प होता है एक्सपोर्ट, तो हमें एक्सपोर्टेड फिश मील चाहिए। तो कुछ स्मॉल प्रोड्यूसर्स में चले गए हैं और दाऊद जी का कहना है कि जब हमारे पास 72 फिश मील फैक्ट्रीज हैं, उन सबको साथ में लेके जाइए सो दैट इंडिया में इतना फिश मील हमारा सर्टिफाई हो जाए कि जो हाई प्रीमियम स्पीशीज है जैसे ट्राउट है, बाकी जब जितनी भी तिलापिया है, सी बास है, उसका एक अच्छा ग्रोथ मिल जाए और उससे ना जो फार्मर को भी थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, अफोर्डेबल भी हो जाएगा, इंडिया ग्रो करेगा। और उनका एक और चीज कहना है कि जो एल नीनो है जिसकी वजह से ये शॉर्टेज क्रिएट हुआ है, कि वो ये कहते हैं कि एल नीनो तो हमें इम्पैक्ट ही नहीं करना चाहिए इंडिया को, एल नीनो नहीं, जो कोई इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए जब हमारे पास इतना है तो। एल नीनो का बात ही नहीं है, अपने को बस हम लोग जो एनवायरनमेंट में बैठे हैं उसका कोई तो अभी तो मेरे पास तो कोई फिलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं है। बारिश हो रहा है टाइम सब कुछ ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है अपने पास अभी। बेंगलोर ऑल ओवर जो अपना जो रीजन में हम लोग बैठे हैं इसमें से तो वर्ल्ड कल्चर में तो वैसा नहीं, लेकिन अपने यहाँ पर तो कुछ इम्पैक्ट दिख नहीं रहा। अपने यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं है सर, लेकिन जो ये नॉर्थ अमेरिका पेरू है उधर का इम्पैक्ट इंडिया को क्यों फील हो रहा है ना। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि थोड़ा फ्यूचर आउटलुक बताएंगे कि कैसे इंडिया ग्रो कर सकता है अगर हमारे पास फिश मील अच्छे से हो, कैसे हाई वैल्यू फिश मील अगर अवेलेबल हो जाएगा तो एक्चुअली कोस्टल एरिया में श्रिम्प अपने पास प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो श्रिम्प अपने ज्यादातर एक्सपोर्ट होता है, तो वो तो अपने पास एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है ही। अगर श्रिम्प का अगर फिश मील अपने पास अवेलेबल हो जाएगा तो हम लोग डोमेस्टिक में जैसे कैटफिश, पंगासियास, तेलापिया, रूपचांदा, IMC, इसका भी प्रोडक्शन और भी ज्यादा होना चालू हो जाए, क्योंकि अपने पास जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल से हम लोग जस्ट 20 से 25% हम लोग अभी प्रोडक्शन में है, बाकी नॉन यूटिलाइज पड़ा हुआ है। जैसे जितना भी अपना वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज में हम लोग 10 to 15% कमर्शियल फार्मिंग में जा रहा है, 10 to 15% का मतलब ओवरऑल अगर 70% अभी तक हम लोग को अपॉर्चुनिटी है जो उसमें फिश फार्मिंग नहीं हो रहा है। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट अपने पास ठीक ठाक हो जाएगा, फार्मर को बेनिफिट होगा और अवेयरनेस प्रोग्राम चालू हो जाएगा धीरे धीरे गवर्नमेंट के थ्रू से, तो फिर अपने पास जो अनयूज्ड सेक्टर पड़ा हुआ है, जैसे यूटिलाइज नहीं हो रहा है नॉन यूटिलाइज सेक्टर, उसमें अगर यूटिलाइजेशन में आ जाएगा तो हम लोग बहुत ही ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेस इतना ज्यादा है लेकिन वो अनयूज्ड है। तो कहाँ पे हमारी तरफ से गैप है? अवेयरनेस का ही गैप है।
और गवर्नमेंट का ये चीज है, तो हम लोग तो प्रोडक्शन करते हैं, फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, ये तो रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अलाइनमेंट जो करेगा गवर्नमेंट ही करेगा। क्या गवर्नमेंट के पास वो अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, फिशरी डिपार्टमेंट। जैसे मैं आपका बंगाल का बात करूं, तो बंगाल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, 27 डिस्ट्रिक्ट, 20 जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से मैं आपको पहले बोलता था, इसमें से 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट अपने को फार्मिंग करता है। बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है उतना। लेकिन हालांकि वहां पर भी फिशरी डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट को आगे आना चाहिए। हम लोग को, मैन्युफैक्चरर को साथ में, फार्मर को साथ में एक व्हाट्सअप होना चाहिए। अलाइनमेंट जो करेगा डिपार्टमेंट करेगा। डिपार्टमेंट अगर करते हैं तो हम लोग तो ऑब्वियसली उसके साथ ही जाएंगे ना। जी, तो अगर आप एक मैसेज दे सकते हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडिया में देख रहे हैं पोटेंशियल, और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करती हूँ, तो आपका क्या मैसेज होगा इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, इन्वेस्टर कहाँ आएगा? अपॉर्चुनिटी होगा तभी तो इन्वेस्टर आएगा, प्रॉफिट होगा तभी तो आएगा। तो ये जो सेक्टर है, ये अनयूज सेक्टर है, इसमें से यूज ही नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट जो एरिया, ये वाटर बॉडी बहुत है। आसाम, बिहार में, आसाम, बंगाल, बिहार, यहाँ पर वाटर बॉडी बहुत ही है। जैसे अपना केच कल्चर भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा हेवी है, वो सब में नहीं जाता हूँ, लेकिन वाटर बॉडी इतना है। अभी इसको जो मीठा पानी में जो रोहू, कतला, मृगल, इसका कंजम्पशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। जो लोग अभी एफोर्ड नहीं कर सकते मछली खाने के लिए, जो अपना प्रोटीन के लिए, हर आदमी को प्रोटीन चाहिए ना, प्रोटीन के लिए मछली सबसे इजीएस्ट है, डाइजेस्टेबल प्रोटीन। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कंजम्पशन भी ज्यादा होना चालू हो जाएगा। तो प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ग्रो करेगा। साथ में अगर फार्मर ग्रो करेगा तो डीलर ग्रो करेगा, डीलर ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चर ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चर ग्रो करेगा, तो इंडिया ग्रो करेगा। तो इंडिया के लिए अपने पास रिसोर्सेस है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर अपने पास स्ट्रेंथ है, तो फिशरी डिपार्टमेंट भी अपने पास एक स्ट्रेंथ है इंडिया के ग्रो के लिए। राइट, ओके। तो आई थिंक हमने काफी बात कर ली। मुझे बस 2 क्वेश्चंस आपसे और पूछने हैं। फीड मिल बोलती है सर कि don't shout at us because we don't have any control over the prices. You rather should start working on quality. Yes. ओके, फार्मर बोलते हैं कि मुझे क्वालिटी नहीं मिलता है, मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ, मेरे प्राइसेस इतने ज़्यादा है कि मैं मार्जिन कैसे मेंटेन करूँ। तो अभी जो हमने बात की हमने जो बात की वो बात की कि अफोर्डेबिलिटी पे सारी बात आ जाती है, सस्टेनेबिलिटी पे सारी बात आ जाती है। जो हम मार्केट सिचुएशन देख रहे हैं, मार्केट प्राइस नहीं बढ़ रहा है, बट फीड प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो अफोर्डेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट जो है कोलैप्स हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइसेस को देखा जाए कि प्राइसेस क्यों बढ़ रही है, रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाया जाए। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, और वो तभी बढ़ेगा जब फार्मर का मुनाफा होगा। दूसरी बात हमने डिस्कस करी कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स आ जाए तो जो अभी जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है फार्मर और फीड मिल के बीच में, फीड मिल कहते हैं कि हम अच्छा माल बनाते हैं, फार्मर कहते हैं कि हमें क्वालिटी नहीं मिलता है। तो वो वाला जो इशू है वो स्टैंडर्ड्स के थ्रू सॉल्व हो जाए। तीसरी चीज है हमें तीसरी चीज मुझे आपसे ये पूछनी है कि जो ये डीलर हैं, डीलर, फीड मिल और फार्मर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे
अलाइन हम कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स आने के बाद भी क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जब तक डीलर बीच में रहेगा? डीलर को तो बीच में रहना ही पड़ेगा। विदाउट डीलर फार्मर के पास मैन्युफैक्चर डायरेक्टली कनेक्ट हो नहीं सकता, तो थ्रू वो डीलर ही। प्रॉब्लम होगी, वो जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यहाँ पर अभी जैसे देखिए, अगर एक चीज मैं आईफोन तैयार करता हूं तो आईफोन सभी जगह पे आईफोन का जो स्पेसिफिकेशन है, आईफोन का स्पेसिफिकेशन के लिए अगर सैमसंग का भी स्पेसिफिकेशन उसी स्पेसिफिकेशन से प्राइस में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है। अगर आईफोन के साथ अगर वीवो का कंपटीशन में आ से तो क्या हो सकता है? तो पहले स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाइड होगा, तो स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाइड होने के बाद उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, जो मैन्युफैक्चरर का जो प्राइस जो वेरिएशन है वो हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप बोले जो आपका रॉ मटेरियल के इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स है अपना फिश मील, सोया, उसमें से जो भी डाइजेस्टेबल प्रोटीन के लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये चीज अगर ऐसा हो जाएगा, ऐसा अलाइनमेंट हो जाएगा, तो फिर सबके पास कॉस्टिंग एक ही बैठ। क्योंकि मैं बोला हूँ जितना भी अगर 10 कंपनी है 10,000 टन मेट्रिक टन प्रोडक्शन करे महीने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट उतना है, उससे ज्यादा है, तो ये कोई मैटर ही नहीं करता है। लेकिन आज का डेट में क्या करता है, डीलर अपना फायदे के लिए सोच रहा है, लेकिन वो अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं, वो फ्यूचर में अपना एक इंडस्ट्री को थ्रेट में मैंने आगे जाकर थ्रेट हो रहा है। क्योंकि फार्मर, जब तक फार्मर नहीं जिएगा तब तक ना डीलर बचेगा ना हम लोग बचेंगे। तो डीलर के पास ऐसा होना नहीं चाहिए जो वो सिर्फ अपने मार्जिन के लिए सोचे। तो डीलर को फार्मर के मार्जिन के बारे में सोचना चाहिए। डीलर को भी वो अवेयरनेस होना चाहिए जो क्वालिटी प्रोडक्ट कौन सा है। डीलर क्या करता है, उनका फायदे के लिए आज एक कंपनी ले लिया, एक कंपनी बोला जो मैं 1 रुपया मार्जिन दे रहा हूँ, कल बोला दूसरा कंपनी आ गया, दूसरा कंपनी में बोला 2 रुपया मार्जिन देता हूँ, कल तीसरा कंपनी बोला 3 रुपया मार्जिन देता हूँ। तो डीलर क्या देखता है, मेरे को मार्जिन में मतलब है, क्या कर रहा है एंड यूजर क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, इसका मतलब नहीं। मैं खुद के लिए सोच, हर कोई खुद के लिए सोच रहा है, लेकिन हम अगर दूसरे के लिए सोचेंगे ना, ऑटोमेटिकली मेरा फायदा हो जाएगा जी। और अब एक ये मैसेज और दीजिए कि हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि किसी को कम नहीं पड़ेगा, सब अच्छे से करेंगे। 100% मैं इसको जावे से कह सकता हूँ। अपने पास जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतना है ना, जब भारत अपने पास खाना खिला के भी बात एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, अपने खुद का कंजम्पशन रखने के बाद भी एक्सपोर्ट सरप्लस एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अपने पास मछली पालन में लिए रिसोर्सेस इतना है, तो वो तो नॉन यूटिलाइज सेक्टर में पड़ा हुआ है, उसका तो यूटिलाइज ही नहीं हुआ। अगर अच्छा क्वालिटी आएगा, अच्छा फार्मर के पास बेनिफिट मिलेगा, और फार्मर, ज्यादातर फार्मर और भी इंटरेस्टेड होकर फिश फार्मिंग के साथ जुड़ना चाहेंगे। क्योंकि वो अगर उनके पास पैसा दिखेगा तो क्या बोलेगा, जनाब मेरे पास पैसा, वो मेरा एक तालाब है, मैं तालाब में फार्मिंग नहीं कर रहा हूँ, और मैं जमीन है, जमीन में 1 बीघा जमीन में अगर 5,000 से 7,000 रुपया कमाई नहीं होता मैडम। अगर हम कल्टीवेट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में 5 से 10,000 से ज्यादा नहीं कमाई होता। लेकिन 1 बीघा जमीन अगर मेरा तालाब हो जाता है, तो 1 बीघा तालाब में मैं 1 लाख रुपया कमाई कर सकता हूँ। तो फार्मर के पास अगर वो बेनिफिशियल मिल जाए तो फार्मर नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? जी 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 बिल्कुल। तो आई थिंक हमारा जो निष्कर्ष है इस पूरे डिस्कशन का ये है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि हमें सिर्फ अभी जो स्थान पे हम हैं, जो पोजीशन पे हम हैं पूरी इंडस्ट्री, वो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। और अगर हम अपने फायदे के लिए सोचते रहे तो बहुत जल्दी ये इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। बट अगर हम ब्राइटर साइड देखें, जहाँ पे हम ये सोचे कि फार्मर का अगर फायदा है तो सारी इंडस्ट्री का फायदा है, और फार्मर का फायदा कब होगा, जब हम उसके बारे में ऑफ कोर्स सोचेंगे, और एक राइट माइंडसेट के साथ सारे लोग काम करेंगे,
जिसमें और जो ये कंफ्यूजन है बीच में, उस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमें स्टैंडर्ड्स डेवलप करने होंगे, हमें रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी पे काम करना होगा, हमें अफोर्डेबिलिटी पे काम करना होगा, और सिर्फ क्वालिटी पे हम काम करके फार्मर को फायदा नहीं होगा, सस्टेनेबिलिटी पे काम करना होगा। और ये सब होने के बाद इन्वेस्टर्स भी आएंगे और किसी को कमी नहीं, पूरा सेक्टर ग्रो करेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और जो लोग अपने बारे में सोचते हैं उनको इस पूरे जर्नी से हटाने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाइए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट करिए, फार्मर्स को सेल्फ अवेयर करिए। एक यही तरीका है आगे बढ़ने का। ठीक, इसमें से तो विन विन गेम करते हैं। अगर मेरे को अगर तरक्की करना है तो मैं किसी के ऊपर चढ़ के मैं तरक्की करना नहीं चाहूंगा। उनके कोई तरक्की होना चाहिए, मेरा भी तरक्की होना चाहिए। तो तरक्की उसी हिसाब से होना चाहिए, जो भी अच्छा काम के लिए काम करे तो सबका ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस बारे में एक चर्चा और नहीं किया। प्रोडक्शन तो हम लोग कर लेंगे जी, लेकिन अल्टीमेटली मार्केटिंग भी एक थ्रेड है। अभी जैसे हम लोग डिस्कस किया प्रोडक्शन के लिए, फार्मर प्रोडक्शन हो जाएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाएंगे, सब कुछ अगर प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके पर अल्टीमेट आ जाएगा मार्केटिंग, फिनिश प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए। जितना प्रोडक्शन आ जाएगा, प्रोडक्शन अपने पास अगर कंजम्पशन जितना है डोमेस्टिक, अगर वो कंजम्पशन के बाद भी छोटा प्रोडक्शन हो जाता तो तब हम क्या करेंगे? हम तो प्रोडक्शन कर लिए, मार्केटिंग नहीं हो पाया, सेल नहीं कर पाए, तो फिर क्या करना है? तो इस दिशा में भी काम करना जरूरी है। लेकिन अभी फिलहाल कोल्ड चेन सिस्टम को लाना पड़ेगा। जो कोल्ड चेन, अभी जैसे हम लोग जो फार्मिंग करते मार्केट में जाता है, वो लाइव फिश में ज्यादातर काम करते हैं। लेकिन लाइव फिश इतना नहीं है जो हम लोग कोल्ड चेन को अगर बीच में ना लिया जाएगा तो फिर ये मुश्किल है। जो पूरा का पूरा मार्केटिंग लाइव फिश में करना भी थोड़ा टफ है जी। फ्यूचर में जो इन्वेस्टर जो आएंगे, इन्वेस्टर आने का अपॉर्चुनिटी होगा कोल्ड चेन सिस्टम में। जैसे एक्सपोर्ट अगर क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जैसे श्रिम्प करते हैं, श्रिम्प का क्या है, इन्वेस्टर कहाँ है? इन्वेस्टर एक मैन्युफैक्चरर है फीड, दूसरा है जो फार्मर करते हैं, तीसरा है इन्वेस्टर जो एक्सपोर्ट करते हैं। मार्केटिंग उसके पास रेडी तैयार है। जैसे अपना पास इधर का जो मार्केटिंग भी एक आने वाला टाइम में, जब हम लोग प्रोडक्शन में सेल्फ सपोर्टेड हो जाएगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तब कमिंग 2 to 3 इयर्स में हमको उस लाइन में भी काम करना पड़ेगा। इन्वेस्टर को उस लाइन में भी दिशा दिखाना पड़ेगा। कोल्ड चेन सिस्टम में फूड प्रोसेसिंग मैंने फिश प्रोसेसिंग सेक्टर को और भी आगे आना चाहिए, आ जाएगा मीडिया जी। आई थिंक हमने अगर ये वाली जो हमारा जो हमने जो पहले प्रॉब्लम की बात की प्रोडक्शन वाली, आई थिंक पहले अगर वो सॉल्व हो जाए, उसके साथ साथ हम ये कोल्ड चेन वाली डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होगा। इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होगा तो अपने आप डेवलपमेंट होना शुरू होगी। पर उससे पहले हम अपने फार्मर को तो पहले सर्वाइवल मोड में ले आए। तो अभी फार्मर को सर्वाइव करने के लिए 2-3 चीज वही बोला था जो आपने जो डिस्कस किए थे। एक तो हो गया कॉस्ट में पूरा काम करना पड़ेगा। कंपनी जो है, हम लोग मैन्युफैक्चर को कॉस्ट इफेक्टिव करके जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बना के बस फार्मर के पास जाएगा तो फिर उनका पास अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट अलाइनमेंट करेगा फार्मर और मैन्युफैक्चर का बीच पे अगर कुछ गैप है, एफसीआर उनके पास जो हम लोग बोलते हैं और उसका रिजल्ट आपको फार्मर को नहीं पता है, तो वो अकाउंटेबिलिटी अपने पास आना चाहिए। जो हम लोग जो बोलते हैं वो क्यों नहीं कर पाते, गैप कहाँ पर, यह गैप के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन ये गैप के लिए हमको भी जानकारी होना चाहिए, हमको भी फीडबैक मिलना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है तो कैसे पता चलेगा? किसी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। वो मैकेनिज्म में
सबसे बड़ी बात है एक मैकेनिज्म में, वो मैकेनिज्म में अगर काम किया जाए तो सब कुछ सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपको लोग क्या लगता है वो मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, थोड़ा बताएंगे उस बारे में? मैकेनिज्म है तो वही बोला, तो मैकेनिज्म बोलते तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को अगर हम लोग प्रोडक्शन करके डीलर को देते हैं, डीलर फार्मर के पास जाता है। फार्मर के पास अगर गैप नहीं होगा, जो फार्मर के पास रिजल्ट नहीं मिलता, तो फार्मर डीलर के पास जाएगा, डीलर हमके पास अपने पास आएगा, जो तुम्हारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है तुम देखो। डीलर तो कुछ नहीं, डीलर तो ऐसे मीडिएटर हिसाब काम करता है। तो इसमें से हम लोग तो खुद का खुद करते हैं, लेकिन ये अलाइनमेंट बीच में और एक सेगमेंट बैठा हुआ है जो गवर्नमेंट फिशरी डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं। तो फिशरी डिपार्टमेंट मार्केट में जाके जो भी क्योंकि उनका काम है मार्केट पे कुछ फार्मर से इंटरेक्ट होगा, डीलर से इंटरेक्ट होगा, मैन्युफैक्चरर से इंटरेक्ट होगा। एक प्लेटफॉर्म कहीं पर भी हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, जैसे अपने लास्ट टाइम जो एक्सपो किया है, ऐसा कुछ टाइम में हम लोगों को भी इनवाइट कीजिए कुछ व्हाट्सएप में। तो ये व्हाट्सएप होना जरूरी है, तो उसमें से सारे कुछ साथ मैकेनिज्म वहीं पर बन जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर रहा हूँ उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, डिस्कशन होना चाहिए, डाटा एनालिसिस होना चाहिए। राइट, बिल्कुल। और साथ ही साथ मतलब वही डिस्कशन नहीं होता है। आपसे पहले किसी ने डिस्कशन किया है इस बारे में? नहीं कर रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है, डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो मैं भी, आप भी तो टाइम दे रहा है, मैं भी टाइम दे रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ जो मेरे को डिस्कशन का ये प्लेटफॉर्म बनाइए, होना चाहिए। डिस्कशन होगा, कुछ ना कुछ हल निकलेगा ही निकलेगा। तो आपके 25 सालों में एक बार भी एक बार भी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ? नहीं हुआ है ना मैम। अच्छा, ये बहुत ही सैड है। कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इंडस्ट्री के पास में कहाँ आ रहा है? आ रहा है, शायद आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं हो रहा है ना। नहीं सर, होगा। बहुत डेवलपमेंट चल रही है पीछे से, और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो हो रहा है, R&D चाहिए, यू नो कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो वो होगा, होना ही है, नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो आपके थ्रू से वही मैसेज देना चाहता हूँ, कीजिए, हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई थिंक एक और पॉइंट है हमारा, ब्रांडिंग भी होना चाहिए। ब्रांडिंग में थोड़ी कमी, क्या कहते हैं आप? जब हमारा ये प्रॉब्लम हाँ, आज जो हम लोग बैठे हैं ना, ब्रांड के ऊपर ही बैठे हैं। कल्याणी इज अ ब्रांड। कल्याणी मीन्स ट्रस्ट। फार्मर के बाद अगर जाएंगे ना, अपना आप आए, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे अपना बंगाल में आइए, मैं आपको लेके फार्मर के पास जाऊंगा, आप इधर में देखेंगे मॉडल कैसे होता है, ब्रांड कैसे बनता है। यहाँ पर फार्मर के पास जाएंगे तो फार्मर को बोले कल्याणी छोड़ के मेरे को दूसरा कंपनी दे दो ब्रांड, तो फार्मर लेगा नहीं। आप उसको 5 रुपया कम दे दीजिए, लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उनके पास ट्रस्ट है। कल्याणी मीन्स ट्रस्ट। ब्रांड ऐसा नहीं बना मैम, आज 20 साल 25 साल से ब्रांड बना। आज का डेट में जितना भी, अगर मैं 60 टन से अगर 700 टन प्रोडक्शन फिनिश प्रोडक्ट डायरेक्ट फार्मर को बेच रहा हूँ, तो वो ब्रांड के थ्रू ही बेच रहा हूँ। सर इंडिया का ब्रांड कैसे बन सकता है? इंडिया का तो ब्रांड तो मैं तो अपना जो है, मैं इस रीजन में भी तो काफी इतना पोटेंशियल है, मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इंडिया में जाकर, इंडिया में बहुत सारा ब्रांड है ना, जैसे कारगिल है, कारगिल तो अभी बंद हो गया, जैसे दूसरा नहीं, आप गोयल है। क्वेश्चन नहीं समझे, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। ब्रांड मतलब इंडिया को हम कैसे प्रमोट करें एज अ ट्रस्ट वर्दी प्रोड्यूसर, सस्टेनेबल प्रोड्यूसर। अच्छा, इंडिया को ब्रांड बनाना है फिश मार्केट में, अगर तो दूसरा इंडिया तो ब्रांड है ही, इंडिया तो ब्रांड है ही, बहुत सारा चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, श्रिम्प एक्सपोर्ट कर रहा है, श्रिम्प का क्वालिटी अच्छा है। श्रिम्प के साथ साथ अगर समझ लीजिए, जो हम लोग क्या करते हैं, भारत से मीट भी एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारा मीट भी एक्सपोर्ट है। भारत आज का डेट है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर।
तो आईएमसी में भी अपने पास इतना अपॉर्चुनिटी है, इतना हम लोग कंजम्पशन करके बस आईएमसी भी होगा तो फीस अगर कोल्ड प्रोसेसिंग चेन में, अगर मैं जो बताऊँ फूड प्रोसेसिंग में कर जाते हैं तो जैसे श्रिम्प को प्रोडक्शन करने के बाद हेड अलग करके उसका पीलिंग करके उसका क्वालिटी प्रोडक्ट करके जैसे एक्सपोर्ट होता है, तो आईएमसी में भी ऐसा हो सकता है। तो इंडिया उस जैसा में भी उस ब्रांडिंग में भी काम कर सकती है, क्योंकि बट पूरा प्राइस वर्ल्ड में एक मार्केट में प्राइस देने वाला कितना? हेलो कोल्ड चेन में अगर हम जाते हैं आईएमसी में तो हमें मार्केट मिलेगा प्राइस देने वाला? सर, आपने बोला आईएमसी में कोल्ड चेन भी होना चाहिए, वो पूरा सिस्टम होना चाहिए जो श्रिम्प में अडॉप्ट होता है, बट हमारे पास उतनी मार्केट है उतना प्रीमियम प्राइस देने के लिए? अभी फिलहाल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आज जो आप लोग जिस में काम कर रहे हैं अभी प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाए, प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ना चाहिए, तो फिर फ्यूचर के लिए जाकर थोड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फ्यूचर में कोल्ड चेन में आ सकते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है। क्योंकि इंडिया का जो मैंने जो नॉन सेगमेंट जो सेक्टर पड़ा हुआ है वो अगर यूटिलाइज में आ जाएगा तो सरप्लस होना तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सरप्लस हो ही जाएगा प्रोडक्शन में। लेकिन फिलहाल अगर आप लोग थोड़ा अकाउंटेबिलिटी जो अलाइनमेंट जो है गैप, वो गैप को अगर ठीक ठाक क्लियर किया जाए तो फिश फार्मिंग में हम लोग सेल्फ सपोर्टेड बहुत आगे से बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, अब क्लोज करते हैं सर सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एनी फाइनल मैसेज दैट यू वांट टू गिव बिफोर वी क्लोज द सेशन? फाइनल मैसेज तो अपना अगर हर एक जो प्रोड्यूसर्स है, जितना भी फीड मिल्क में प्लांट है, उनको मैं बताऊंगा क्वालिटी प्रोडक्ट में ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट को बताऊंगा जो एक स्टैंडर्ड के थ्रू से उसको पॉलिसी के थ्रू से डिपार्टमेंट के थ्रू से उसका इम्प्लीमेंट में लाया जाए। फार्मर के पास मेरा आवेदन रहेगा जो किसी एक प्रोडक्ट को चूज करके उसी पर एक हार्वेस्ट तक, एक टाइम बिंग तक उसको यूज कीजिए। यूज करने के बाद ही आप दूसरा प्रोडक्ट में स्विच कीजिए। अगर आप बीच बीच में इधर उधर सभी में जाके आके ट्राई करते रहेंगे तो अल्टीमेटली किसी के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा, आप भी फायदे में नहीं रहेंगे। तो डीलर के पास बोलूँगा, डीलर के पास से एक ही है, आप भी किसी कंपनी से डीलिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वालिटी को, आपको फार्मर से ज़्यादा आपको अवेयरनेस ज़्यादा रहेगा। तो आप भी थोड़ा किसी कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कंपनी को मिनिमम 1 साल 2 साल तक आप लेके उसको चूज कीजिए, उसको मार्केट से फीडबैक लीजिए, तो आपके पास क्या फीडबैक है, आपका रीजन में फार्मर खुश है क्या नहीं। अगर खुश नहीं है तो आप कंपनी को बताइए जो आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। अगर काम अच्छा कर रहा है तो कंपनी को उसका रिजल्ट दीजिए जो आपका क्वालिटी अच्छा है, और थोड़ा और अच्छा कीजिए तो और भी फार्मर अपने साथ जुड़ सकते हैं। और इन्वेस्टर्स को भी दे दीजिए एक मैसेज। इन्वेस्टर को डेडिकेट मैसेज है, अगर इस इंडस्ट्री में ग्रो करेगा तो इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली अपने पास आएगा, क्योंकि वो तो दिखाई देता है। अगर कोई फूल खिलता है तो फूल का जो स्मेल है तो रुकता नहीं ना, वो चारों ओर तो महक तो चारों ओर घूमता है। तो जब भी महक घूमेगा तो मधुमक्खी अगर हानि अगर होता है तो शहद आता है तो मधुमक्खियाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अपने पास इस सेक्टर को शहद के तरह बनाना चाहिए जो इन्वेस्टर को भी घूमते घूमते अपने शहद के पास आ ही जाए। जी ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। और मैं अपने ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी कि आई होप आपको ये सेशन थोड़ा जमा होगा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, फिश मील वालों से, फिश फीड मिल से, फार्मर से, पॉलिसी मेकर से, R&D, प्राइवेट प्लेयर्स, एक्सपोर्टर, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लेट्स वर्क टुगेदर। बहुत स्कोप है सबके पास, सब अगर साथ में जाएंगे तो बहुत मिलेगा, किसी को कमी नहीं पड़ेगी। और अगर अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे
तो ये सेक्टर बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। फार्मर के बारे में सोचेंगे तो ये सेक्टर ग्रो करेगा, मल्टीफोल्ड ग्रो करेगा। लेट्स वर्क टुगेदर and I'll see you in the next episode. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, sir.